रेनाडस वेलनेस एक रिसर्च ओरिएंटल कंपनी है जो कि 6 साल के यूएसए के रिसर्च के बाद इनका प्रोडक्ट बना रेनाडस नोवा। और रेनाडस नोवा के बहुत सारे फायदे हैं जिनके बारे में आज मैं बात करूंगा आपसे कि रेनाडस नोवा कैसे बना और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए और उनके क्या क्या फायदे हैं। और मैं आपको पहले ही ये एक बात सुनिश्चित कर देता हूं कि रेनाडस नोवा कोई मेडिसिन नहीं है, ओनली एक फूड सप्लीमेंट है जो कि किसी बीमारी को ठीक करने पर काम नहीं करता। हमारे शरीर के 106 ऑर्गन हैं उन पर काम करता है और किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा हम रेनोविस नहीं करते। जब हमारा रेनाडस बंदे के शरीर के अंदर जाकर उसके ऑर्गन को हेल्थी करने का काम करता है, शरीर की सफाई का काम शुरू होता है, उसका प्रोसेस होता है, तो बीमारी खुद ब खुद शरीर को छोड़ देती है। तो रेनाडस की बात करें तो रिसर्च ओरिएंटल कंपनी है जो कि 6 साल का रिसर्च यूएसए में हुआ। डॉक्टर राजदीप दत्ता वैज्ञानिक हैं हमारे और डॉक्टर सुप्रभ दत्ता जो कि हमारी कंपनी के फाउंडर हैं। और आगे बात करते हैं तो ये रेनाडस नोवा 12 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी और इसमें सबसे पहले इसमें डाला गया मैंगोस्टीन जो कि नेशनल फ्रूट ऑफ थाईलैंड है। नेक्स्ट इसमें है साइबरिंग जिंक्सिंग और सफेद मूसली, उसके बाद एल्डरबेरी, बिलबेरी, मजिस्टा और इसके बाद इसमें है जिनको बिलोबा, शतावरी, उसके बाद है इसका पुनर्वा, अश्वगंधा और शिगरू जिसको आप स्वांजना भी कहते हैं। तो ये 12 चीजें रलाकर इसमें रेनाडस नोवा को तैयार किया गया। अगर बात करें मैंगोस्टीन की तो मैंगोस्टीन को फलों की रानी के नाम से भी जाना जाता है और ये थाईलैंड का नेशनल फ्रूट है, नेशनल फ्रूट ऑफ थाईलैंड। और ये काम क्या क्या करता है जी, मैंगोस्टीन क्या करता है जी, शरीर को जवान रखने में मददगार है। मैंगोस्टीन का यूज ज्यादातर लेडीज अपने को खूबसूरत रखने के लिए करती थी और किसी प्रकार की एलर्जी को रोकने में समक्ष है। गंठिया और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी चीज है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, नसों की कमजोरी को दूर करता है और कैंसर जैसी बीमारी में भी बहुत लाभदायक है। अगली बात करें जी इसका साइबेरिंग जिंक्सिंग की, तो साइबेरिंग जिंक्सिंग के नाम से ही पता लगता है कि ये साइबेरिया का कोई जिंक्सिंग है। और ये क्या करता है जी, हमारे शरीर में दिल को तंदुरुस्त रखने में बहुत लाभदायक है। जैसे आज देख रहे होंगे आप कि दिल की बीमारियां आम हो चुकी हैं और दिल पर जो काम करता है, जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए साइबेरिंग जिंक्सिंग बहुत अच्छी चीज है। ये कमजोरी को दूर करता है, शरीर को तंदुरुस्ती भी देता है और डिप्रेशन, अनिंद्रा, जिनको नींद नहीं आती उन पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। शुगर जैसी बीमारी में भी बहुत लाभदायक है और जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी मैंगोस्टीन बहुत अच्छी साइबेरिंग जिंक्सिंग बहुत अच्छी चीज है। अगली बात करते हैं जी सफेद मूसली की। सफेद मूसली जो कि शुगर के कारण जो कमजोरी आ जाती है उसको दूर करता है। गंठिया और जोड़ों के दर्द को ठीक करने में भी ये सहायक है। और पुरुषों में शुक्राणु की कमी जिनकी वजह से अब बहनों और भाइयों को कई कई साल तक उनके घर में औलाद का सुख नहीं मिलता और ये हमारी सफेद मूसली उसमें ये चीज उनके शुक्राणु को पूरा करने का काम करती है। दस्त अमीनिया में भी बहुत अच्छी है, नसों की कमजोरी को दूर करती है, हमारी नाड़ी तंत्र को स्वस्थ रखने में बहुत लाभदायक है और त्वचा संबंधी स्किन डिजीज के लिए भी हमारी जो सफेद मूसली है बहुत सहायक है। तो अगला इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला गया जी एल्डरबेरी। तो एल्डरबेरी पुराने से पुराने जुकाम और फ्लू से शरीर को बचाता है और ब्लड शुगर में भी बहुत जबरदस्त लाभदायक है। कब्ज की समस्या को दूर करता है, हर प्रकार की एलर्जी को दूर करता है। ये एल्डरबेरी के गुण आपको बता रहा हूं। और कैंसर सेल्स को भी खत्म करने में, कैंसर की रोकथाम करने में भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स हमारा है एल्डरबेरी। और बिलबेरी की बात करते हैं तो बिलबेरी को यूरोपियन जामुन के नाम से भी जाना जाता है और बिलबेरी हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करती है, पोषक तत्वों की कमी को दूर करती है। बढ़ती उम्र के जो दाग गबे और जूरियां हैं, ये बिलबेरी इसमें भी बहुत सहायक है इसको दूर करने में। कैस्ट्रोल की प्रॉब्लम को ठीक करने में भी बिलबेरी बहुत अच्छी चीज है। दिमाग संबंधी समस्याओं के लिए भी बिलबेरी एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है और गैस की समस्या वाले लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी बहुत लाभदायक है बिलबेरी। अगला इसमें डाला गया मजिस्टा। तो मजिस्टा जो कि क्या काम करता है जी, मजिस्टा त्वचा संबंधी रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत लाभदायक है।
और दस्त के लिए बहुत लाभदायक है। तेजी से घाव भरता है हमारे शरीर में, जब कहीं घाव फिंसियां मुहासे हो जाते हैं तो ये उसको भरने में भी बहुत लाभदायक है। मिर्गी के जो मरीज हैं इसका मजिस्टा का इस्तेमाल करते हैं और वो उनको भी बहुत फायदा पहुंचता है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कैस्ट्रोल कंट्रोल करने में भी मजिस्टा बहुत अच्छी चीज है। अल्सर, बावासीर, पीलिया आदि में भी जो कि मजिस्टा एक बहुत अच्छा अपना रोल निभाता है। तो अगला बात करते हैं जी, इसमें अगला इंग्रेडिएंट जो डाला गया है वो है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा के नाम से पता लगता है, अश्व घोड़े को कहा जाता है और गंधा उसकी स्मेल। इसका घोड़े की स्मेल जैसी इसकी स्मेल होती है और इसका नाम ही उसी पे रखा गया अश्वगंधा। अश्वगंधा जो कि हमारी दिमाग की नसों में बहुत उपयोगी है। दिमाग का मतलब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं और पढ़ाई में उनका मतलब ध्यान रहता है, मन लगता है। और अगला बात करें तो रीढ़ की हड्डी की समस्या हो तो अश्वगंधा उसमें भी बहुत लाभदायक है। मोटापा कम करने में, ओबेसिटी को कंट्रोल करने में भी अश्वगंधा का बहुत बड़ा योगदान है। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी चीज है। और खिलाड़ियों के लिए भी शक्ति, खिलाड़ियों को ताकत, अंदरूनी शक्ति बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। सूजन और गंठिया और जोड़ों के दर्द के लिए भी अश्वगंधा बहुत लाभदायक है। तो अगले इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें पड़ा हुआ है शतावरी। तो शतावरी क्या काम कर रहा है जी? शतावरी है वो खांसी, जुकाम, फ्लू से शरीर को बचाता है। खांसी जुकाम हो जाता है या फिर गला खराब की समस्या से शतावरी बहुत अच्छा है। और खाना पचाने के लिए भी शतावरी बहुत मददगार है हमारे शरीर में। और सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी शतावरी जो कि बंदे की क्षमता, इंसानी क्षमता बढ़ाने में बहुत अच्छी चीज है। पेट, गैस और सिर दर्द के लिए भी बहुत मददगार है। नाक, कान और गले की समस्या, दस्त में भी बहुत मददगार है शतावरी। और शतावरी का इस्तेमाल जख्म भरने में भी बहुत लाभदायक है। जिनको जख्म शरीर पर हो जाते हैं तो शतावरी भी उसमें बहुत लाभदायक है। गुर्दे और पित्ते की पथरी को भी निकालने की लिए भी शतावरी बहुत उपयोगी है। और दर्द से राहत, शतावरी का जूस करने से दर्द से राहत भी मिलती है। अगला इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया शिंगरू, जिसको स्वांजना के नाम से भी जाना जाता है। और शिंगरू बहुत ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और इसका इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत रखने के लिए भी किया जाता है। ब्लड प्रेशर को निरंतर रखने के लिए बहुत उपयोगी है। कैस्ट्रोल कम करने के लिए भी शिंगरू का इस्तेमाल किया जाता है। कैस्ट्रोल बहुत कम करने के लिए बहुत अच्छी है। और शिंगरू के पत्ते होते हैं, जो इसकी जड़ें होती हैं, पत्ते होते हैं और इसकी जो फलियां लगती हैं, जो सभी पोषक तत्वों से भरपूर है और खून को साफ रखने में बहुत लाभदायक है। जो अगला इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला गया है जिनको बिलोबा। और जिनको बिलोबा शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में बहुत सहायक है। और सूजन पड़ जाए, गंठिया दर्द, चिड़चिड़ापन हो या फिर बांझपन की समस्या और आंतड़ियों में सूजन और ऐसे रोगों के लिए भी जिनको बिलोबा बहुत लाभदायक है। मानसिक रोगों को कम करने में सहायक है। और दृष्टि, आंखों के लिए, आंखों की समस्या, क्योंकि हमारे रेनाडास में कई लोगों को दृष्टि में भी विकास हुआ, तो ये सब कुछ हो रहा है जिनको बिलोबा के लिए। जो जिनको बिलोबा जूस इसमें पड़ा हुआ है वो जूस करने से सिर दर्द, माइग्रेन में भी बहुत सहायक है जिनको बिलोबा। और अस्थमा के पेशेंट के लिए भी बहुत लाभदायक है जिनको बिलोबा। तो अगला इसमें पड़ा गया है गोशुरा, इसको जो सिंपल भाषा में एक पखड़ा के रूप से भी जाना जाता है। और ये गोशुरा हमें क्या करता है जी? हमारे जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर की समस्या को निरंतर करता है। महिलाओं के लिए, जो लेडीज के लिए स्वास्थ्य में बहुत लाभदायक है। और गुर्दे की पथरी के लिए भी ये बहुत उपयोगी है हटाने के लिए। दर्द में राहत दिलाने के लिए जो गोशुरा का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए भी गोशुरा बहुत लाभदायक है। तो अगला इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला गया है पुनर्वा। और पुनर्वा के नाम से ही पता लगता है कि पुराना और नवा, पुरानी को ये नया कर देता है। तो पुराना को नया करने वाला ये इंग्रेडिएंट्स पुनर्वा ये हमारे लीवर फंक्शन को सेट करने के लिए बहुत उपयोगी है। फैटी लीवर जैसे फंक्शन जो लीवर के फंक्शन के लिए, उनके लिए बहुत उपयोगी है। पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए, जो मूत्र समस्याएं होती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो कि कई रोग हमें इसकी वजह से होते हैं। वजन घटाने के लिए भी पुनर्वा का इस्तेमाल किया जाता है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी पुनर्वा बहुत उपयोगी है। पेट के रोगों के लिए बहुत उपयोगी है। कैंसर जैसी समस्याओं में भी पुनर्वा बहुत उपयोगी है। तो साथियों, मैंने आपको बताया जो इसमें 12 इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं और ये 12 इंग्रेडिएंट्स मिलाकर इनका मिश्रण करके
एक रेनाटा नोवा तैयार किया गया। अगर ये 12 इंग्रेडिएंट्स हमें मिल भी जाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि कितना डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और कितने टेम्परेचर पर इसको पीसना और कितना इसका डोज बनाना है। तो ये सभी एक रिसर्च का हिस्सा है। जो रिसर्च हुआ उसमें ये पता लगा और बहुत अच्छा नाम दिया गया इसको, रेनाटास। तो री का मतलब होता है जैसे अगेन, दोबारा, वापिस, और नटास का मतलब होता है बर्थ। तो ये रीबर्थ, इसको अगर रीबर्थ कह दे, पुनर्जन्म कह दे, तो ये भी गलत नहीं होगा। इसका अगर मतलब हिंदी में निकाला जाए तो पुनर्जन्म है। तो रेनाटास के जे मैंने आपको इंग्रीडिएंट्स डाले, जो प्रोडक्ट पर मेन जो मैंने बातें की आपसे। इसके अलावा इसको बहुत ज्यादा समस्याओं पर इसके रिजल्ट देखे गए हैं, जो कि कई समस्याएं इसको जूझ करने से लोगों की ठीक हुई हैं। और पहले ही मैंने आपको ये बताया कि ये किसी तरीके की मेडिसिन नहीं है, ये एक सिंपल फूड सप्लीमेंट है जो कि रिसर्च ओरिएंटल है और इसके प्रोडक्ट पेटेंट हैं। हर चीज आपको एक लीगल तरीके से मिलती है और जो कि पूरी सरकार गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार, जो कि उनके नियमों को पालन के बाद जो मार्केट में आया है। और 5 साल हुए अभी से लॉन्च हुए। और ये एक बीमारी को खत्म करने के समक्ष बहुत अच्छी मुहिम हमारे साइंटिस्टों ने चला दी है। भारत को भारत मुक्त बनाना है, यही हमारे उद्देश्य है। बीमारी और बेरोजगारी से हमने अपने भारत को मुक्त कराना है जी। यही के साथ इतना ही मैं कहना चाहता हूं जी। जय हिंद, रॉकिंग रेनाटास। असल में ब्लड प्रेशर होता क्यों, अगर साथियों हमें पता लग जाए बीमारी होती क्यों है तो हम उसकी रोकथाम और अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि जब रोग लग जाए तो उसके बाद उसका इलाज करने से अच्छा है कि हम पहले ही रोग को रोक लें। और किन कारणों से होता है और क्या क्या कारण है, हम उस जिस क्या क्या वजहें होती हैं जिससे हम उन्हें रोक सकते हैं, तो मैं उस पर आज बात करूंगा। तो गुरसेवक जी मेरे को बताइएगा, आप, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग पर आता हूं। अगर किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस होती है तो कमेंट साथियों लगातार करते रहे। मैं आपके कमेंट लगातार देख रहा हूं और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो सर मेरी क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, तो ओके सर, मैं स्क्रीन शेयरिंग से आता हूँ। और अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है और इसके बारे में बात करूंगा। मैं एक स्क्रीन शेयरिंग से साथ आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज हाइपरटेंशन। और ये जो हाई बीपी है, ये एक कॉमन डिजीज हो चुकी है आजकल। और ये ज़्यादातर बड़ी उम्र, जब एज बढ़ती है तो इसके ज़्यादा सिम्टम आना शुरू होते हैं। और ओल्डर एज, जो बड़े एज के लोग हैं, उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने के लिए आती है। और ये एक मतलब ऐसी समस्या जैसे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारा जो खून का प्रेशर है, जो हमारी आर्टरीज, जो हमारी अंदर वेन्स, आर्टरीज, जो नर्व्स होती हैं, नाड़ें होती हैं, उनके अंदर जो जाकर उनको हिट करता है, उनको दबाव डालता है और उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जो हमारी नसों के अंदर वाली तरफ से जो दबाव ब्लड का निकलता है। तो ये ब्लड प्रेशर की बात करें तो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो एक पर्सन का एक्चुअल में जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। तो 120/80 और बीच में स्लैश डला होता है। और 120 जो प्रेशर होता है वो ऊपर का होता है और 80 नीचे का होता है। तो एक्चुअल में अगर आप ऊपर के प्रेशर की बात करो तो ऊपर का प्रेशर, जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर जैसे हमारी जो वेन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, उनकी बॉल्स होती हैं, जैसे नाड़ी हम होती हैं, उनके अंदर से जब प्रेशर लगता है तो वो उनकी वेन्स को बार बॉल्स को दबाता है। तो उस दबाव को ही प्रेशर कहा जाता है। और ब्लड का जो खून का दबाव कहा जाता है उसको ब्लड प्रेशर कहता है। और ब्लड प्रेशर ऊपर से 120 और नीचे से 90, जो ऊपर का प्रेशर होता है वो उसको सिस्टोलिक बीपी कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। जो कि हमारा हार्ट, जब हमारा हार्ट ब्लड रिलीज करता है, जैसे हमारा हमारा हार्ट धड़कता है तो वो ब्लड रिलीज करता है। और जो ब्लड वो रिलीज करता है धड़कन से ठक से बचकर देता है और वो हमारा ब्लड पूरी नाड़ियों में जाकर फैल जाता है। और वो जब उसका दबाव, जो हार्ट के द्वारा दिया गया दबाव, उसका प्रेशर 120 होना चाहिए। और साइंस में जो माना गया है कि 120/80 प्रेशर ही एक्चुअल प्रेशर है।
क्योंकि हमारा अगर 150/90 प्रेशर ठीक क्यों नहीं है, या 100/60 प्रेशर क्यों नहीं ठीक है। ये एक जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, उसके बाद 1948 में भी लगातार एक स्टडी चल रही है, और 20 साल की स्टडी के बाद ये एक बताया गया साइंस में कि 1968 तक स्टडी लगातार चलती रही, और वहां पर उन्होंने 5,000 पीपल का लोगों का एक सर्वे किया, जहां पर उन्होंने देखा कि जिन लोगों को रोज बुलाकर बीपी चेक किया जाता था, और जिनका ब्लड प्रेशर 150/90 है, और या जिनका 120/80 है, और या जिनका 100 से कम प्रेशर है, तो उन सभी का प्रेशर लगातार मॉनिटर किया गया, और ये पाया गया कि 120/80 वाले लोग ज्यादा एज निकालते हैं और ज्यादा अच्छे से लाइफ जीते हैं, अच्छी हेल्थी लाइफ जीते हैं। तो 120/80 प्रेशर अच्छा है। और जो सिस्टोलिक प्रेशर हमारा ऊपर वाला, उसको सिस्टोलिक कहा जाता है, और नीचे वाला जो 80 प्रेशर होता है उसको डायलिसिक प्रेशर कहा जाता है। तो हमारा हार्ट जब ब्लड रिलीज करता है, तो जब हमारा हार्ट खून धक करके धड़कन से ढक आवाज निकलती है, जैसे हमारी धड़कन चलती है, तो हमारा हार्ट जब ब्लड को रिलीज करता है, तो ब्लड जाकर हमारी आर्टरीज में जाता है, तो आर्टरीज का जो दबाव रहता है अंदर से, वो 120 रहता है उसका। और उसके बाद हमारे हार्ट में एक बॉल लगा होता है, वो बॉल फिर बंद हो जाता है। जैसे हमारा हार्ट ब्लड देता है, उसके बाद ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे हमारा हार्ट जो ब्लड दे रहा है, तो ये उसके बाद बॉल बंद का हो जाता है, और हार्ट रिलैक्स मोड में आ जाता है। तो जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, तो उससे पीछे की तरफ से जो आर्टरी से निकलकर वेन्स द्वारा जो ब्लड हमारे हार्ट तक वापस पहुंचता है, उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और वो सिस्टोलिक 80 प्रेशर होता है, हमारा 80 प्रेशर होता है। आप समझ चुके होंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, जो दोबारा रिलैक्स होने पर हार्ट पीछे से प्रेशर आता है, उसको डायलिसिक प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जो हमारी हार्ट द्वारा ब्लड रिलीज करने पर जो हमारी आर्टरीज पर प्रेशर पड़ता है, आगे से हार्ट के जो ब्लड निकलता है, उसको कहा जाता है सिस्टोलिक। और जो वो होता है 120, और जो पीछे से हार्ट रिलैक्स होने के बाद जो पीछे से वापस हार्ट में ब्लड आता है, फ्रेश ब्लड, तो उसको कहा जाता है डायलिसिक प्रेशर। तो दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है। और जो हाइपरटेंशन बीपी जो है कि कॉमन डिजीज है, लोगों में आजकल आम हो चुकी है। इसके लिए आप कई सिम्टम होते हैं और कई तरीके होते हैं जिससे जो होता है, मैं आगे आपको जो शेयर करने वाला हूँ साथियों। तो उसके बाद अगर बात करूँ तो जे ब्लड प्रेशर की जो आम है, जे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसका खतरा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और जो कॉमन डिजीज है। और ब्लड प्रेशर जो कि हमारी आर्टरीज को प्रेशर देता है, तो इसकी वजह से अगर ज़्यादा प्रेशर होता है तो आर्टरीज डैमेज होने का खतरा रह जाता है। और ये बात करें तो जो कि 45 की उम्र से जब जहाँ आदमी हम 45 की उम्र तक पहुंचते हैं, 45 की एज तक पहुंचते हैं, तो तब ये ज़्यादा देखा गया है। हमारे मर्दों में ज़्यादा ब्लड प्रेशर के केसेस आते हैं औरतों के मुकाबले। तो 45 की उम्र में जे मर्दों में ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई के केसेस आते हैं औरतों के मुकाबले पर। जेकर जब ये एज ग्रुप जब 65 क्रॉस होता है, 65 क्रॉस होने के बाद एक सर्वे हमेशा लगातार होते रह रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली बताया जा रहा है कि जब हम 65 पर पहुंचते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, और ये मर्दों के मुकाबले औरतों को ज़्यादा प्रेशर हाई होने की समस्याएं का सामना करना पड़ता है। ये सभी को साइंटिफिक है, और मैं भी सीख रहा हूँ, और साथियों सीख कर जितना समझ से जितना मैंने इसको जाना, तो उसी के हिसाब से पूरी स्टडी कर कर मैंने एक पीडीएफ तैयार किया हुआ। और ये होता ये है कि 45 की उम्र से जब जब मर्द्स को मेंस को जो प्रेशर हाई होने का प्रॉब्लम रहती है, और जब 65 की उम्र क्रॉस होती है, तो वहां पर वुमेन्स को केस ज़्यादा आ जाते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के लिए। तो और दूसरा एक चीज़, और जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, 60% डायबिटिक प्रेशर जो डायबिटिक पीपल हैं, जो कि शुगर वाले मरीज हैं, उनको ब्लड प्रेशर होने के चांस रहते हैं। 60% शुगर वाले लोग ब्लड प्रेशर से भी ग्रस्त है। जो शुगर की टैबलेट ले रहा है वो साथ में ब्लड प्रेशर की भी ले रहा है, और 60% आंकड़ा जो माना गया है। और जे फैमिली में अगर किसी को होता है, तो जे सभी को मतलब एक फैमिली हिस्ट्री से ज़्यादा रहता है। जे फैमिली में हमारे जैसे एक पर्सन को होता है, जैसे पिताजी को है या दादाजी, तो ये फैमिली द्वारा भी एक जेनेटिक भी होता है ये ब्लड प्रेशर, और ये ज़्यादा चांस रहते हैं। और आगे मैं बात करना चाहूँगा कि जो डेवलप कंट्री होती हैं, जैसे यूएस, अमेरिका का एक डाटा है कि अमेरिका में हर तीसरे बंदे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ऐसे ही जो विकसित देश, हमारे देश भारत में या सभी देशों में जो विकसित देश हैं, जो बड़े डेवलप कंट्रियाँ हैं, उनमें ये आंकड़ा 1/3 जे माना देखा गया है।
और आगे बात करें तो नॉर्मल बीपी जो आपको पता ही है कि 120/80 होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 180/80 प्रेशर होता है। और जो दो तरह का प्रेशर होता है, सिस्टोलिक और डायलिसिक, जो कि 120/80 होता है। और जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, जब ये सिस्टोलिक प्रेशर हमारा जब कभी 130 क्रॉस करता है, 130 से 140 के बीच होता है, 139 के बीच होता है। और जो डायलिसिक प्रेशर है हमारा नीचे वाला, जब हमारा नीचे वाला प्रेशर 80 से 90 के बीच होता है, तो ये स्टेज 1 पे होता है। इसको स्टेज 1 हाइपोटेंशन माना जाता है। और इसको हम नॉर्मल परहेज कर भी इसको कंट्रोल में लगाया जा सकता है। जो कि 130 से 40 प्रेशर होता है, इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं माना जाता, स्टेज 1 होता है। और इसमें कोई घबराने की, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, जो नॉर्मल प्रेशर में ही माना गया है। स्टेज 1 का प्रेशर है 130 से 40 और नीचे वाला 80 से 90 वाला। पर जब हम हमारा प्रेशर 140 से 90 ऊपर वाला और नीचे वाला, जब हमारा ऊपर वाला प्रेशर 140 से प्लस हो जाता है और नीचे वाला 90 से प्लस होता है, तो ये स्टेज 2 हाइपोटेंशन होता है। और इसमें माना गया है कि जो 140 से 90 प्रेशर जो स्टेज 2 होता है और ये बॉर्डर लाइन होती है, इसमें चिंता का विषय। और यहाँ पर भी हम कुछ परहेज करना शुरू कर दें, अपने खाने पीने का, अपना लाइफस्टाइल अगर सुधार लेते हैं, तो 140-90 वाले ब्लड प्रेशर से घबराए बिना हम ठीक हो सकते हैं। बिना मेडिसिन को पक्का लगाए हुए, बिना टैबलेट को लिए हुए, हम लगातार जो टैबलेट लगवा लेते हैं बीपी की, उसके बिना भी हम इसको एक रोक के रख सकते हैं 140-90 को। तो अगर मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर हमारा बीपी 180/120 हो जाता है, जो कि हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 180 और डायलिसिक प्रेशर 120, ऊपर वाला 180 और नीचे वाला 120 हो जाता है, तो इसका मतलब ये एक हाइपरटेंशन क्राइसिस है, एक बहुत बड़ा परेशानी का विषय है, जिस पर हमें सोचना पड़ेगा। और एलिवेटेड बीपी, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब हमारा आर्टरीज में प्रेशर बढ़ जाता है, तो हमारे हार्ट को उतना ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। और इससे हार्ट आर्टरीज डैमेज हो सकती हैं, जो हमारी नसें हैं, उनकी वॉल्स, जो हमारी उनकी साइडें हैं, वो फट सकती हैं और वो खराब हो सकती हैं। और जो कि हमारा हार्ट भी इसमें प्रॉब्लम में आ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम बन सकती है, हार्ट स्ट्रक हो सकता है हमारा, जब हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो 180/120 प्रेशर और भी अदर प्रॉब्लम हमारे शरीर में आ सकती हैं। और अगर हमें प्रेशर ज़्यादा देर तक, जे हमारा प्रेशर अगर ज़्यादा देर तक बना रहता है, लगातार बना रहता है, हाइपरटेंशन जो 180-120 के इर्द गिर्द बना रहता है, तो ये हमारा आने वाले टाइम में किडनी डैमेज कर सकता है, हमें हार्ट स्ट्रोक हो सकते हैं इसमें, और भी अदर प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं, पैरालाइज तक हमें इसका सामना कर सकता है। हम अगर हमारा ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है, तो किडनी तक भी हमारी डैमेज ये कर सकता है। तो हाइपरटेंशन जो कि हाई बीपी के ज़्यादातर सिम्टम कभी कभी नहीं भी आते, बिना सिम्टम आए भी हमारा लगातार कई सालों तक, कई ऐसे लोग देखे गए हैं जिनको सालों साल बीपी रहता है, पर उनको पता नहीं होता। एक सर्वे के अनुसार हर 5 में से 1 पर्सन को पता ही नहीं है कि उसको बीपी है। अगर 5 पर्सन को बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, हाइपोटेंशन की, तो उसमें 4 को पता होता है कि मुझे बीपी हो रहा है, उसको सिम्टम आते हैं, 5वें को नहीं पता होता। तो इसको कहते हैं साइलेंट किलर। और साइलेंट किलर बीपी जब आता है, तो हार्ट अटैक के चांस लेकर, जा कोई ब्रेन हेमरेज वगैरह करके ही आता है। इसीलिए हम अमूमन देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की किसी को हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज या कोई अदर प्रॉब्लम आ जाती है बीपी हाई से, तो उसका मतलब ये है कि उनको पता ही नहीं था कि उनको बीपी हो रहा है, और ये सालों साल तक हमारे अंदर रह सकता है। और इसका एक सिंपल कारण ये है बचने का, कि आप अपने बीपी को लगातार मॉनिटर करते रहें और समय समय पर इसकी जांच करते रहें। और अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसके आगे आगे बात करूं तो इसके सिम्टम क्या होते हैं जब बीपी हमारा बढ़ता है, तो इसके सिम्टम क्या होते हैं और ये क्या क्या कर सकता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था, ये हार्ट सर्कुलेशन जो हमारे हार्ट की काम करने की प्रक्रिया, उसको रोक सकता है, उसको खराब कर सकता है, ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है, किडनी को नुकसान पहुंचाता है। और इसका कभी कभी हमें सिम्टम भी नहीं आते, तो इसलिए हमें हर 5वें पर्सन को, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कुछ पता भी नहीं लगता, और हमें लगातार अपना बीपी चेक करते रहना चाहिए। और जब हमारा बीपी हाई होता है, तो उसके कुछ सिम्टम, कुछ कारण हमें पता लगते हैं कि कैसे बीपी हाई हो रहा है, और हमें कुछ हमारे शरीर में चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हमें सिर दर्द
रहने की सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। जब किसी किसी को बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो जब उसको पता नहीं है कि मुझे बीपी है तो उसके कुछ सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। सर दर्द होना एक कॉमन सिम्टम है। उसके बाद कभी कभी धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, नज़र कम हो जाती है बीपी ज़्यादा होने से। और उसके बाद चेस्ट पेन, अगर हार्ट में प्रॉब्लम बढ़ रही है तो हमें चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। कभी कभी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। ये सब बीपी हाई होने के एक कारण है, सिम्टम है, जिससे हम पता कर सकते हैं अपना बीपी मॉनिटर। तब हम लगातार करवाएं और हमें पता लग जाएगा। हमें धड़कन तेज हो जाएगी, या फिर हमें पूरे कानों में, आँखों, कानों में, नाक में और सर भी पूरे शरीर में हमें चेस्ट में ऐसे धक 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 आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है। और थकान महसूस करना शुरू कर देते हैं। और जो सभी सिम्टम हाई बीपी के हो सकते हैं तो हमें उस स्थिति में जाकर अपना बीपी को चेक करवा लेना चाहिए कि क्या हमें बीपी तो नहीं हाई हो रहा। तो ये सिम्टम है सर दर्द होना, नज़र का धुंधला होना, चेस्ट पेन होना, डीपी और सांस लेने में परेशानी आना, और हार्ट बीट का तेज हो जाना, कम हो जाना, जब रेगुलर मतलब कि गड़बड़ हो जानी हमारी हार्ट बीट। और हमें जो धड़कने की आवाज़ हमारे कानों में आनी, जैसे कानों में किसी को शूं की आवाज़ आती है, किसी को नाक, कान में और चेस्ट में अलग अलग तरह की आवाज़ हमें महसूस होनी, या फिर हमें शरीर में थकान होनी। तो ये सब सिम्टम हो सकते हैं हाई बीपी के। तो इस स्थिति में हमें जाकर अपना बीपी को चेक करवाने की ज़रूरत है। और हमें जेकर मैं अगर बात करूं तो इसके कारण क्या होते हैं, तो जे इसके बीपी हाई होने का कोई भी कारण हो सकता है। इसके लिए हमें कोई एक कारण नहीं, इसके बहुत सारे कारण हैं और मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये एक ऐसा फैक्टर है बीपी होने का कि जब ये हो जाता है तकरीबन हमें तभी पता लगता है। और हम इसको पहले कैसे रोक सकें, इसके कारण क्या है, तो मैं आपको कुछ कारण इसके बताना चाहूँगा। बीपी हाई होने के जो काज ऑफ हाइपरटेंशन है, बीपी ज़्यादा होने के कारण। तो ज़्यादा होने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं तो इसका, कुछ लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह और तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उन लोगों के लिए बीपी हाई होना एक कॉमन समस्या है। तो क्योंकि जो स्मोकिंग करते हैं उसमें एक निकोटिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। और जैसे कि थोड़े दिन पहले डॉक्टर बलविंदर सिंह जी ने भी सेशन लिया था, निकोटिन के बारे में बात की थी। निकोटिन एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारी नसों को ब्लॉक करता है, जिससे नसें सिकुड़ जाती हैं। तो स्मोकिंग करने वाले बंदे के लिए ये बीपी होना एक आम चीज़ है और ये बहुत ही जहर है उसके लिए। और दूसरा, बीपी को रोकने के लिए हम अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। ओबिसिटी, मोटापा होना एक बीपी बढ़ाने का एक मेन कारण माना गया है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कि हमारा एक सीमित लाइफस्टाइल हो चुका है, जिसमें हम एक्सरसाइज नहीं करते या सुबह वॉक नहीं करते, तो ये भी एक बीपी बढ़ाने का एक मेन कारण माना गया है। जो कि मैं बात करूं तो मोटापे का बढ़ना, स्मोकिंग करना, जो सिगरेट वगैरह लेते हैं, और जिनका जो एक्सरसाइज नहीं करते, अपने शरीर को टाइम नहीं देते, समय नहीं देते, तो उनका भी बीपी होना एक ज़्यादा मेन कारण गया है, माना गया। और इसके उसके बाद एक और मेन कारण है जिसके टू मच सॉलिड कंज्यूमिनेशन, जो कि हम ज़्यादा मात्रा में नमक लेना भी हमारा एक बीपी बढ़ाने का मेन कारण है। जैसे कि एक नमक ज़्यादा हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को डैमेज करता है। एक अगर बताया जाए नमक की लिमिट, तो हमें डेली 6 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। 6 ग्राम से कम नमक अगर हम लेते हैं तो हमें, हमारा हार्ट तो सही रहेगा, हमारा ब्लड प्रेशर तो सही रहेगा, उसके साथ साथ हमारी किडनी भी हमें थैंक यू करती रहेगी जब हम 6 ग्राम से ज़्यादा लेते हैं। अमूमन होता क्या है, इंडियन लोग, जो हमारे देश के लोग हैं, जहाँ हम लोग हैं, क्या करते हैं कि 25 से 30 ग्राम नमक डेली ले लेते हैं। वो कैसे, कभी रोटी खाने में डालकर, कभी ऊपर से लेकर, कभी कभी चिप्स में ले लिए, कुरकुरे में, वो नमक हम पूरा, अगर ओवरऑल नमक की एवरेज मानी गई तो इंडियन लोगों के, तो वो 25 से 30 ग्राम डेली नमक की मानी गई है। जबकि हमारे शरीर को 6 ग्राम से ऊपर नमक नहीं चाहिए हेल्थी हार्ट और हेल्थी किडनी के लिए। क्योंकि जब ज़्यादा नमक लेते हैं हम, तब हमारी किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारी किडनी जो कि छानने का काम करती है, वो क्या करती है कि ज़्यादा नमक के बाद हमारी किडनी फिर इसको ज़्यादा काम करती है, उसको पूरी तरह से फिल्टर करती है, और वो पेशाब के ज़रिए जो नमक हमारा सॉल्ट लिया गया वो बाहर निकालती है। तो किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ज़्यादा नमक लेने से किडनी डैमेज तक की भी समस्याएं आती हैं, जब हाइपरटेंशन, बीपी जब बढ़ता है बंदे का। और आगे बीपी को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा कारण है अल्कोहल, शराब। तो जो लोग शराब का सेवन करते हैं, तो उनके लिए एक चीज़ बता दूं कि
वो ज़्यादा शराब का सेवन भी उनके बीपी को बढ़ाती है। और अगर मेडिकल साइंस में माना जाए तो हार्ट के डॉक्टर ये बताते हैं कि आप 1 या 2 पैग, मतलब 30 ml का एक और 60 ml के 2 पैग आप डेली ले सकते हो स्ट्रेस को दूर करने के लिए। बट अगर आने वाले 4 से 5 साल में ये भी हट जाएगा यहाँ से 1-2 पैग का सिस्टम भी, क्योंकि टोटल ये साबित हो चुका है कि एल्कोहल हमें बीपी बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैक्टर है। तो अल्कोहल जब हम लेते हैं तो बीपी, उसको बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो बंदा डेली अल्कोहल ले रहा है और डेली ज़्यादा ले रहा है 60 ml से, तो वो कहीं ना कहीं अपने शरीर को खराब करने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई अल्कोहल लेता है, शराब पीता है, तो वो हफ्ते में 2 पैग से ऊपर ना ले। अगर उसको हेल्थी लाइफ जीनी है, वो भी अगर हो सकता है तो बंद कर दे, क्योंकि ये एक बीपी को बढ़ाने का काज है। और बात करें तो चलो अल्कोहल से कुछ लोग अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या इंजॉय करने के लिए लेते हैं, बट जो स्मोकिंग करते हैं वो सीधे सीधे तरीके से अगर बात करूं तो वो अपने अंत समय को वेट कर लें। इससे कोई भी रत्ती भर किसी को फायदा नहीं, ना तो स्मोकिंग करने वालों को, और जो जो धुआं छोड़ते हैं तो अदर लोगों को भी इससे बहुत परेशानी होती है। अगर आगे बात करें तो और क्या कारण हो सकते हैं बीपी बढ़ने के, तो उसमें कुछ कारण मैं आपको बता दूंगा। कंटिन्यूसली स्ट्रेस, अगर हम ज़्यादा समय तक तनाव में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तब भी हम हाई बीपी को आवाज़ लगा रहे हैं, तब भी बीपी हमारा हाई होने की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे एक अगला फैक्टर है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओल्ड एज भी एक बीपी बढ़ने का फैक्टर है। जैसे मैं पहले बात की कि जेनेटिक, जो कि डीएनए में हमारे खानदानी बीपी की समस्याएं, वो भी एक कॉमन समस्या है खानदानी बीपी, जो कि हमें फैमिली से गिफ्ट में मिला होता है, तो ये भी एक जेनेटिक होता है। और उसके बाद जब हार्ट की या किडनी की डिजीज होती है तो तब भी बीपी हाई होने का सिम्टम बना रहता है। थायराइड डिसऑर्डर होता है, जब हमारा थायराइड का संतुलन बिगड़ता है तब भी हमारा बीपी बढ़ने का ये कारण रहता है। और आगे बात करूँ तो स्लीप एमीनिया, जो कि कई लोगों को खराटे लेने की आदत होती है, खराटे लेने की समस्याएं होती हैं, तो उसके साथ भी हमारा बीपी बढ़ता है। जिन लोगों को खराटे ज़्यादा आते हैं उन लोगों को बीपी हाई ब्लड प्रेशर का ज़्यादा चांस रहता है, रिस्क में रहते हैं लोग। तो अगर आपको कुछ ऐसा है, आपको तो आपको खुली आंखों से देखने की ज़रूरत है। अगर आप को घर वाले कह रहे हैं आप खराटे ले रहे हो, अगर कोई थायराइड की समस्या है, जो आपकी फैमिली में जो हिस्ट्री है, एज बढ़ रही है, जब आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस ले रहे हो, तो आप इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दो कि आपका बीपी बढ़ सकता है। तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए जो संभव प्रयास हो सके तो वो कर सकते हैं। तो और एलिवेटेड बीपी, जो कि अर्ली वार्निंग साइन होते हैं बीपी के, कि हमें पहले जो एक साइन मिल जाते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर, जैसे आपको बताया कि 120 से 29 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 120-29 के बीच होना चाहिए। और डायलिसिक प्रेशर जो हमारा 80 या 80 से कम होना चाहिए। तो हाइपोटेंशन, जो कि एक मेन कारण आज पता बन गया, और इसके मैं आज आपको कुछ आगे मैं बताना चाहूँगा कि इस पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो कि हमने 120-29 पर प्रेशर होता है, उसको हम थोड़ी सी सावधानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जब बीपी बढ़ जाता है तो फिर हम अलग अलग दवाइयों पर निर्भर रह जाते हैं। और जो आगे बात करते हैं कि जो बीपी को बढ़ाने के लिए जो वार्निंग साइन बताता हूँ, एलिवेटेड बीपी हमारा बढ़ सकता है। इसमें कुछ मेडिसिन का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारा बीपी बढ़ाने के लिए, जिसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, जो कि गर्भ निरोधक दवाएं होती हैं, वो बीपी को बढ़ाती हैं। इसमें सर्दी खांसी और जुकाम की दवाई होती हैं, जो वो भी हमारा बीपी बढ़ा सकती हैं। सर्दी खांसी दवाई, जुकाम की जो लगातार हम जो टैबलेट लेते हैं बीच बीच में, जैसे किसी को जुकाम की समस्या रहती है, एलर्जी की, तो वो बीपी बढ़ाने में एक बहुत ज़्यादा बड़ा काम करती है। और पेन किलर सबसे बड़ा काज रहता है, पेन किलर, जो कि हमारी किडनी तक इफेक्ट कर देता है। और बीपी बढ़ाने में भी पेन किलर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये क्या करते हैं कि जाकर हमारी, और बीपी बढ़ने का एक कारण होता है कि हमारी आर्टरीज में ज़्यादा फैट जमा हो जाना। फैट मतलब जो हमारी आर्टरीज होती हैं, हमारी नाड़ें होती हैं, और मैं आगे जाके आपको आर्टरीज के बारे में, आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स, हमारी 3 तरह की नाड़ें होती है शरीर में। जब हमारी आर्टरीज के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है तो तब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीपी होता है, और बीपी को बचने के लिए, अगर बीपी को आप कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास रेनाटस नोवा एक संजीवनी है। उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे और करना चाहूँगा। आपको अगर स्वस्थ रहना तो आपको कुछ काम करने होंगे। आपको बीपी रेगुलर नापना होगा।
और हर बंदा महीने में एक बार बीपी जरूर नापे, चाहे उसको प्रॉब्लम कभी नहीं आई तब भी वो महीने में एक बार बीपी जरूर नापे। और वेट कम करना होगा, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप उसको वेट को कम करने के स्थिति में काम करें, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि हमारा रेनाडस वेलनेस में 14 दिन का वेट लॉस प्रोसेस चला और वहाँ पर कई लोगों ने अपना वेट कम किया। वो वेट कम नहीं हुआ, अक्सर उन्होंने अपना शरीर भी फिट किया है। तो जहाँ पर उनका बीपी और ब्लड प्रेशर के चांस कम हो जाते हैं। अगर हमारा 80 तक वेट है या 80 से ज़्यादा है, तो हम अगर 10 किलो वेट कम करते हैं तो हम 20 पॉइंट तक बीपी को कम कर सकते हैं। अगर जिनका बीपी हाई है, वेट ज़्यादा है, तो वो अपना 10 किलो वेट कर कर 20 पॉइंट तक बीपी कम कर सकते हैं। अगर बात करूं तो जैसे जैसे हम और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें हम फोल्ड होकर नीचे बेंड होकर ऐसी एक्सरसाइज करने से भी हमारा बीपी कम होता है। और डाइट की बात करें तो हमें डाइट को अपनी को प्लान करना होगा। अगर आप 8 घंटे 8 घंटे का अगर आप एक खाना ले रहे हैं, एक से दूसरे खाने का मतलब अगर टोटल आप खाना खा रहे हैं दिन में, तो आप 8 घंटे में जो खाना है खा लें और 16 घंटे शरीर को रेस्ट दें। जैसे आपने सुबह खाना शुरू किया और उसके बाद 8 घंटे में आप जितना भी खाना ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, करें। और उसके बाद आप लास्ट 8 और 24 घंटे होते हैं, और 16 घंटे टोटल शरीर को छोड़ दें। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो हमारा शरीर इंसुलिन बनाता है, पैनक्रिया इंसुलिन क्रिएट करती है, और ज़्यादा इंसुलिन का बढ़ना भी हमारा मोटापे को बढ़ाने का एक मेन कारण माना गया है। और नमक कम करें, 6 ग्राम से ज़्यादा नमक ना लें। और ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बताता हूँ, इससे बीपी कंट्रोल किया जा सकता है हमारा परहेज कर कर। और उसके बाद आप रेनाटस नोवा का सेवन डेली करें, क्योंकि रेनाटस नोवा को अगर डेली डाइट में यूज़ करेंगे तो इस समस्या से बचा जा सकता है। जिनको बीपी हो चुका है और जिनको नहीं भी प्रॉब्लम, वो भी इस समस्या से बच सकते हैं। अगर बात करें तो इसमें क्या ऐसा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे 12 इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं रेनाटस नोवा में, और 12 में से 6 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ बीपी पर काम कर रहे हैं। तो हमें इसलिए घबराने की और चिंता करने की बात नहीं अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा भी है। क्योंकि मैं अपना 4.5 साल ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने के बाद आज मैं मेडिसिन छोड़ चुका हूँ और हेल्थी लाइफ जी रहा हूँ, बिकॉज ऑफ रेनाटस नोवा। और रेनाटस नोवा को यूज़ कर कर आज मैं इसमें इमोजेंथ को भी यूज़ कर रहा हूँ, वो भी अपनी फिटनेस के लिए ले रहा हूँ। और यहाँ पर हेल्थ के साथ वेल्थ भी मिलती है। मुझे हेल्थ अच्छी मिल चुकी थी, और जब मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया, इस पर काम करना शुरू किया, और वेल्थ भी अच्छी होना शुरू हो गई। तो इसमें मैं बात करूं तो साइबरिंग जिंक्सिंग है। तो साइबरिंग जिंक्सिंग का आप जब किसी को प्लान बुक से अपना शेयर करते हो इसकी जानकारी, तो आप उनको बताते हो कि ये हार्ट को मजबूत रखती है, दिल को तंदुरुस्त रखने में लाभदायक है। तो दिल को तंदुरुस्त रखने का मतलब है ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को कंट्रोल करती है, हमारे खून को पतला रखने में काम करती है साइबरिंग जिंक्सिंग। और ये हमारे जब हमारा खून पतला रहता है तो हमारी आर्टरीज और वेन्स को इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगता, हमारे हार्ट को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता उनको प्रेशर देने के लिए। तो आप उनको, जिसको आप बीपी के लिए ये प्रेफर कर रहे हो, तो उनको आप जरूर बताओ कि इसमें साइबरिंग जिंक्सिंग आप नेट पर सर्च कर लो, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हमारे हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए लाभदायक है। अगर इंग्रेडिएंट्स से बात करें तो इसमें पड़ा हुआ है बिलबेरी। तो बिलबेरी जो कि यूरोपीय जामुन के नाम से जाता है, इटली, पुर्तगाल और कुछ यूरोपीय देशों में आम तौर पर ये पाया जाता है। और ये भी हमारे बीपी को कम करने के लिए बहुत सहायक है, वजन कम करने के लिए सहायक है। जैसे कि वजन बढ़ना भी एक बीपी ज़्यादा होने का मेन कारण है, और बिलबेरी से बीपी कम होता है। और ये सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे रेनाटस नोवा में पड़े हुए हैं। आप रेनाटस नोवा लेते हो तो आपको ये चीज़ें घर में बैठकर मिल जाएंगी। आपको इटली जाने की जरूरत नहीं, आपको पुर्तगाल जाने की जरूरत नहीं है, आपको साइबेरिया से साइबेरियन जिंक्शन लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी बहुत सहायक है बिलबेरी। आगे बात करें तो इसमें पड़ा हुआ है मजिस्टा। और मजिस्टा जो कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है। और मंजिस्टा, जिसको हम मलट्ठी भी कह सकते हैं, ये और भी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में सहायक है। जैसे हमारी स्किन की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, और जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर पर जख्म होते हैं, घाव होते हैं, उनको बढ़ने के लिए भी। पर ये ब्लड प्रेशर के लिए एक संजीवनी है। हमें बीपी को कंट्रोल करने के लिए मजिस्टा का इस्तेमाल हम करते हैं घरों में। पर हमें ये सभी कुछ रेनाटस नोवा में एक रिसर्च के हिसाब से मिल रहा है, कितनी मात्रा में, कितना टेम्परेचर में इसको पीसना और कितनी मात्रा में डालना। ये सभी रिसर्च 6 साल का बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च के बाद हमारे हाथ लगा है। उसके बाद अगला, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको बताओ
जिनको आप रेनाटस नोवा दे रहे हो बीपी के लिए उनको बताओ, क्योंकि मैं अदर प्रॉब्लम्स के लिए भी आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूँ, बट मैं आज बीपी के लिए कर रहा हूँ। तो ब्लड प्रेशर की हाइपरटेंशन के लिए मैं आपसे बात उसी पर कर रहा हूँ। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आप उनको बताओ। जब आप उनको अपने इंग्रेडिएंट्स के नाम बताते हो तो वो कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित हो जाते हैं कि वाकई यार इसमें ये पड़ा हुआ और मैं इनका इंग्रेडिएंट्स लेता हूँ। तो उसमें अगला जो इंग्रेडिएंट्स पड़ा हुआ है शिगरू। तो शिगरू जो कि आप जानते हैं स्वांजना के नाम से भी जाना जाता है, और शिगरू भी ब्लड प्रेशर जो मोरिंगा, इसके जो पत्ते भी हमारे काम आते हैं और इसकी जो जड़ें भी हमारे काम आती है, और सब्जी भी बनती है इसकी, और पुराने लोग बनाते भी थे, अचार डलता है इसका। और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए ये स्वांजना जो शिगरू है हमें बहुत मदद करता है, और कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होने से बीपी बढ़ने की ज्यादा समस्या रहती है। और ये शिगरू हमारे खून को साफ करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो जब हमारा खून साफ हो जाता है, सफाई हो जाती है ब्लड में, तो कई तरह की बीपी के अलावा कई तरह की और भी प्रॉब्लमें हमें हल हो जाती हैं। तो आप उनको ये जरूर बताया करो कि हमारे इसमें शिगरू भी पड़ा है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सहायक है। तो इसलिए आप रेनाटस नोवा का इस्तेमाल करें। आपको ये चीजें एक अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे रिसर्च के हिसाब से कितनी कितनी देनी है, ये सभी रिसर्च है और ये रेनाटस नोवा के कैप्सूल में पड़ा है। आप इसको लो और अपनी बीपी की समस्या से मुक्त हो जाओ। क्योंकि अगर मैं कमेंट कराऊं तो सभी लोगों का 50% लोग कमेंट करेंगे कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम से निजात मिला है। तो अगर बात करें तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक और चीज डाली गई है, गोक्षुरा। तो गोक्षुरा जो कि आप देख सकते हो, जिनको गोक्षुरा को पखड़ा, जो पंजाबी में पखड़ा भी कहते हैं, जो पखड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और ये गोक्षुरा भी हमारे रेनाटस वेलनेस में पड़ा हुआ है, रेनाटस नोवा में पड़ा हुआ है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए और मोटापे पर भी काम करता है, जे कि जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। पुराने लोग गोक्षुरा का इस्तेमाल करते थे, जे कांटे से होते हैं और ये पाँव में लगते थे। आम खेतों में ये पाए जाते थे, हमारे इंडिया भारत में ये आम पाया जाता है। और इससे भी कुछ मेडिसिन अभी तक आयुर्वेद में भी सभी मेडिसिन इससे बन रही हैं, और ये सभी कुछ हमारे रेनाटस वेलनेस में पड़ा हुआ है। तो इसके अलावा अगर बात करूं, इसके अलावा भी अगर मैं कुछ बात करूं तो इसमें अश्वगंधा पड़ा हुआ है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, तो कंटिन्यूसली हम अगर स्ट्रेस लेते हैं तो हमें बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। और मैं अगर बात करूं तो इसमें अश्वगंधा पड़ा हुआ है, जो कि हमारे दिमाग की नसों को मजबूत करता है, हमारे दिमाग की नसों को मजबूत करता है अश्वगंधा, जो कि हमारे ब्रेन सिस्टम को, जब हमारे नसें दिमाग में मौजूद होती है तो हम डिप्रेशन नहीं लेते और हमें स्ट्रेस कम हो जाता है, और जिसकी वजह से हम अपने बीपी को कंट्रोल रखने में कामयाब हो जाते हैं। अगर बात करें तो बीपी को चेक करने का सही तरीका क्या है, मैं थोड़ी सी बात और बढ़ाता हूँ। जैसे साथियों मैंने बताया आपको कि हमारी आर्टरीज पर ज़्यादा प्रेशर पड़ना, हमारी नसों पर उनके प्रेशर से वो फट सकती हैं, जो कि हाई बीपी हमें खराब करता है। और 3 तरह की नाड़ें होती हैं, 3 तरह की नब्स होती हैं। जैसे एक आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, और उसके बाद एक होती है हमारी नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स। 3 तरह की नब्स होती हैं, और तीनों में अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो तीनों अलग अलग काम करती हैं। जो कि वेन्स होती है, जिनको दवनी भी कहा जाता है, जिनमें जो हमारे शरीर में जब वर्क करती है तो हमारे शरीर में जो वेन्स होती हैं उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन करता है उनमें ऑक्सीजन नहीं होती। वो ब्लड हमारे वेन्स का ब्लड जो होता है उनमें ऑक्सीजन नहीं होती, और जो आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजन होती है। जब हम हाथ लगाकर अपनी नब्ज चेक करते हैं, जो धड़कती हैं वो आर्टरीज हैं, और दूसरी जो है वो नब्ज हैं, वेन्स हैं। और वेन्स और आर्टरीज में जेता दोनों में ब्लड सर्कुलेशन करता है। और तीसरी होती है नब्ज। नब्ज की बात करूं तो नब्ज जो कि हमारे नब्ज की बात मैं बाद में करता हूं, पहले मैं आपको वेन्स और आर्टरीज के बारे में बताता हूं। जब एक इंसान की डेथ होती है तो जो आर्टरीज है वो पूरी तरह खाली हो जाती है, और जो वेन्स हैं वो पूरी तरह फुल हो जाती है आफ्टर डेथ के मुकाबले। और जो हमारी वेन्स है वो आर्टरी के मुकाबले नरम होती हैं, और आर्टरीज जो होती है मजबूत होती हैं। जितना भी हमारे शरीर में जो धड़कने वाली जितनी भी नसें हैं, जब हम हाथ लगाकर देखते हैं तो वो आर्टरीज कहलाई जाती हैं। वेन्स जो होती है वो धड़कती नहीं है, उनमें ऑक्सीजन ब्लड जो सर्कुलेट करता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती। और उसके बाद मैं नर्व्स की बात करूं तो नर्व्स हमारे पूरे शरीर में ऐसे बिछी होती हैं जैसे कोई केबल तार बिछी होती हैं, किसी सिस्टम घर में बिजली की तारें बिछी होती हैं, ऐसे वो बिछी होती हैं। और जैसे वो हमें सेंस करने में काम करती हैं, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। जैसे हमने किसी को हाथ लगाया, हमें गर्म लगा तो हमारा हाथ पीछे हट गया, हमारी ब्रेन ने उनको
तुरंत नहीं मैसेज कर दिए, तो वो सभी नर्व्स की वजह से हम सेंस कर पाते हैं। तो 3 तरह की वेन्स होती है, और मैं बात कर रहा था आगे की बीपी को सही चेक करने का अगर तरीका और समा कौन सा होता है। अगर आप बीपी चेक करते हो तो बीपी आप ऐसे उठते बैठते मत चेक करा करें, आराम से बैठकर, सीधे बैठकर, लेट कर बीपी चेक करेंगे तो आपको बीपी कम या ज़्यादा भी आ सकता है। अगर एक्चुअल में आप बीपी चेक करना चाहते हैं तो सीधा बैठकर अपना हाथ अपने हार्ट के बराबर रखकर, इतनी हाइट में अपना हाथ रखकर, उसके बाद आप अपना बीपी चेक करवाएं, तो आपका बीपी जो एक्चुअल में वो आएगा। और तब भी आप बीपी चेक करें, और जो आप बीपी के लिए जो लगाते हैं यहाँ पर, उसको लगाने के बाद 1 से 2 मिनट वेट करें, आपका जो ब्लड लेवल सेटल हो जाए, उसके बाद आप बीपी की मशीन का वो बटन दबाएं। और आप उसको ज़्यादा टाइट भी ना बांधें और ज़्यादा ढीला भी ना बांधें। अगर आप जहाँ पर उसको उसके जो टाइट बांधोगे तो बीपी कभी कभी बीपी हाई दिखाना शुरू हो जाएगा आपका, अगर आप उसको ढीला बांधोगे तो आपका बीपी लो दिखाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जो मशीन से आप बीपी चेक कर रहे हैं उसकी बैटरी चेक कर लें, कहीं बैटरी का इंडिकेशन तो नहीं आ रहा। अगर बैटरी का इंडिकेशन आ रहा तो वो लो बैटरी में आपका वो बीपी कम भी दिखा सकती है मशीन। अगर आप अच्छे से सुने कि मशीन अगर आप बीपी चेक करने वाली लेते हैं तो किसी कंपनी की कोई अप्रूवल आईएसआई वाली और अप्रूवल लें, जिसमें डॉक्टरों द्वारा, बड़े डॉक्टर मारापन वगैरह, और कई भी ऐसी मशीनें जो मार्केट में उपलब्ध है, क्वालिटी की मशीन लें जिससे चेक हो सके तो आप अडाप्टर वाली मशीन लें जिसमें सेल पढ़ने का ऑप्शन भी हो और अडाप्टर भी लगता हो। उससे हम बीपी अच्छे से अपना चेक कर पाएंगे। और जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं तब बीपी अपना चेक ना करें। जब आप बीपी की अगर कोई टैबलेट ले रहा है तो बीपी की टैबलेट लेने से पहले आप बीपी चेक करें। अगर आप टैबलेट लेने के बाद बीपी चेक करोगे तो वो आपका बीपी एक्चुअल में वो सही नहीं आएगा, गड़बड़ वाला बीपी आएगा। और जो पर्सन बीपी की टैबलेट ले रहा है वो रोजाना नहीं तो हफ्ते में एक बार जरूर अपना बीपी चेक करता रहे। और जिनको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आई बीपी की, वो भी पर्सन महीने में एक बार जरूर बीपी अपना चेक कराएं। क्योंकि जो साइलेंट किलर अटैक होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि 5 में से 4% को सिम्टम आते हैं और 5वें को नहीं आता, और उसको अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो साथियों, मैं समय में रहकर जानकारी जितनी आपसे शेयर कर पाया इतनी कर पाया हूँ, उतनी कर पाया हूँ। और मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही हम कोई मेडिसिन बेच रहे हैं या मेडिसिन दे रहे हैं। हम एक फूड सप्लीमेंट पर काम कर रहे हैं, पर हमने जो जानकारी ली है ये हमें जरूरी है। हमें डॉक्टर बनने के लिए जानकारी नहीं लेनी, पर हमें सेहत ठीक करने के लिए इतनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम किसी को अच्छे से बता पाएंगे, अच्छे से उनको नॉलेज दे पाएंगे, तो वो बंदा हमसे प्रोडक्ट भी लेगा और हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। और हम अच्छे से उनको बता पाएंगे कि कैसे बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे हम परहेज कर कर भी बीपी से बचा जा सकता है। तो इस तरह ही मैं कहकर, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, बातें जो मैंने की हैं कुछ भी मैंने अपने से मनगढ़ंत नहीं, साइंटिफिक तरीके से, जो कि यूट्यूब, गूगल और नेट वगैरह से चेक कर कर, बुक से हमारे जो जानकारी इकट्ठी की आपके सामने शेयर की। तो जो आपको अच्छा, कोई डॉक्टर भी होंगे, अगर किसी को कोई मेरी जानकारी में कुछ भी गलत लगा तो आप मुझे प्लीज़ कंटेक्ट करिएगा। मैं अगली बार उससे अच्छा तैयारी कर कर वापस आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। रॉकिंग रेनाटास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बैक टू होस्ट।